नमस्कार दोस्तों, कास्ट क्लासेज की ज्योग्राफी सीरीज में मैं नरहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कास्ट क्लासेज की ज्योग्राफी सीरीज के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो गंगा नदी तंत्र है, गंगा रिवर सिस्टम है। इस गंगा नदी तंत्र के अंदर हम गंगा और गंगा की प्रमुख जो सहायक नदियां हैं उनका जिक्र करेंगे। कौन कौन सी गंगा की सहायक है और वो नदियां कहां से निकलती है और कहां पर वो नदियां गंगा के अंदर आकर मिलती है, इन सभी का डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे गंगा नदी की, क्योंकि गंगा इन सभी का जल उठाकर कहां पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। तो सबसे पहले जो डिस्कशन करेंगे वो गंगा नदी का, और गंगा नदी का डिस्कशन करने के बाद में, गंगा नदी का विवरण करने के बाद में हम उनकी सहायक नदियों का जिक्र करेंगे कि कौन सी सहायक नदी कहां से निकलती है और कहां पर मिलती है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि गंगा नदी कहां से निकलती है, गंगा नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है और गंगा नदी गिरती कहां पर है, कौन कौन से स्टेट में, कौन कौन से राज्य में कितना किलोमीटर बहती है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है और गंगा नदी का शुरुआती नाम क्या था, भागीरथी कब पड़ा और गंगा कब पड़ा। इन सभी का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। आप वीडियो के अंदर अंत तक बने रहें, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। हम सभी क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, या गंगा नदी से जो भी क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। आइए देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप अपनी बुक के अंदर, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो कौन सी नदी की बात करेंगे? गंगा नदी की। और ये हम समझेंगे अकॉर्डिंग टू मैप के अनुसार समझेंगे। हम यहां पर भारत का एक छोटा सा मैप बना लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ऐसा अपने पास में एक उत्तर भारत है, ऐसा ही देखेंगे तो ऐसा ही मिलेगा आपको उत्तर भारत, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता। तो इसके अंदर हम आज जो बात करेंगे वो गंगा नदी की, क्योंकि उत्तर भारत की ही हमने जरूरत थी, उत्तर भारत का ही मैप इसलिए हमने बनाया है। यदि हमें दक्षिण भारत की जरूरत होती तो दक्षिण भारत भी अवश्य बनाते, लेकिन गंगा नदी तंत्र के अंदर उत्तर भारत का ही जिक्र होगा, इसलिए हमने उत्तर भारत का ही मैप बनाया है। आइए हम जानते हैं सबसे पहले गंगा नदी जो है, इस गंगा नदी की लंबाई कितना किलोमीटर है? तो आपने याद रखना गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। लेकिन आपको यहां पर चौंकने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी बुक के अंदर ये लंबाई आपको 2510 किलोमीटर भी मिल जाती है। गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, लेकिन किसी बुक के अंदर आपको ये लंबाई 2510 किलोमीटर भी मिल जाती है। ये आपने याद रखना। सभी जो बुकें हैं वो अलग अलग पब्लिकेशन से निकलती हैं, तो काफी बुकों के अंदर 2510 मिल जाता है, तो किसी बुकों के अंदर मिल जाएगा 2525 किलोमीटर। लेकिन आप यदि पीसीएस वगैरह की तैयारी करेंगे तो अधिकतर बुकों के अंदर कितना मिलेगा? 2525 किलोमीटर ये गंगा नदी की लंबाई मिलेगी। ये गंगा नदी जो भाई साहब भारत के साथ साथ में, गंगा नदी भारत के साथ साथ में बांग्लादेश में भी बहती है। तो गंगा एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। भारत और बांग्लादेश से बहती हुई गंगा नदी कहां पर गिरती है? तो आपने याद रखना है बंगाल की खाड़ी के अंदर ये गंगा नदी अपना जल छोड़ती है। ये तो हम डिस्कशन आगे बढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग करते चलेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये निकलता है कि गंगा नदी जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, तो गंगा नदी कौन कौन से राज्य में कितना कितना किलोमीटर बहती है? आइए देखें। गंगा नदी उत्तराखंड के अंदर बहती है 310 किलोमीटर। गंगा नदी उत्तराखंड में 310 किलोमीटर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है 1140 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर। और ये गंगा नदी बिहार में बहती है 455 किलोमीटर। और ये गंगा नदी वेस्ट बंगाल के अंदर पश्चिम बंगाल में बहती है 520 किलोमीटर। उसके बाद में जो भी किलोमीटर बचता है वो कहां पर बहती है? तो आपने याद रखना है बांग्लादेश के अंदर। कहां पर बहती है? बांग्लादेश में। याद रखना आपने, सभी पॉइंट आप नोट करें। उत्तराखंड में 310 किलोमीटर, बिहार में कितना? बिहार में 455, उत्तर प्रदेश में 1140 है और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर गंगा नदी बहती है। अब डिस्कशन करेंगे कि ये जो गंगा नदी है ये भारत की एक प्राचीन नदी है, पुरानी नदी है और धार्मिक महत्व भी अपने आप में काफी रखती है गंगा नदी। गंगा नदी का जो जल है वो अति पवित्र माना जाता है और श्रावण मास में
श्रावण माह में कावड़ वगैरह लेने के लिए लोग जाते हैं, वहां से गंगा नदी का जल लेकर आते हैं और कहीं भी शिव मंदिर होता है उनके ऊपर चढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब गंगा नदी का जो जल है उसका भी महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है उत्तर भारत के लोगों के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। गंगा नदी निकलती कहां से है? तो भारत का एक स्टेट पड़ता है जिसका नाम है उत्तराखंड। भारत का एक स्टेट पड़ता है उत्तराखंड। उस उत्तराखंड के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। उत्तरकाशी, एक उत्तरकाशी जिला पड़ता है उत्तराखंड के अंदर, एक उत्तरकाशी जिला पड़ता है। और उस उत्तरकाशी जिले के अंदर एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? गंगोत्री ग्लेशियर। और इस गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंगा। अब गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकली थी, तब नाम क्या था? भागीरथी कब पड़ा और इसके बाद में गंगा कब पड़ा, वो हम मैप में, जगह छोटी है तो वहां पर समझ में नहीं आएगा, यहां पर हम एक ओनली नदी का मैप बनाएंगे, उसके अंदर आपको समझाएंगे। याद रखें, पहला क्वेश्चन तो यही निकलता है कि गंगा नदी निकलती कहां से है। तो आप याद रखिएगा, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर होता क्या है? ग्लेशियर को हिंदी में किस नाम से जानते हैं? ग्लेशियर को हिंदी में हिमनद के नाम से जाना जाता है। हिमनद, हिमानी के नाम से। पृथ्वी की सतह पर विशाल गतिशील बर्फ की राशि, पृथ्वी की सतह पर विशाल गतिशील बर्फ की राशि जो पहाड़ी ढलानों का अनुसरण करते हुए अपने भार के कारण स्वयं गति करती है, अपने भार के कारण स्वयं गति करती है, ग्लेशियर हिमनद या हिमानी के नाम से जानी जाती है। पृथ्वी की सतह पर विशाल गतिशील बर्फ की राशि जो पहाड़ी ढलानों का अनुसरण करते हुए अपने भार के कारण स्वयं गति करती है, ग्लेशियर हिमनद और हिमानी के नाम से जानी जाती है। याद रखिएगा, ऐसा ही एक ग्लेशियर गंगोत्री, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंगा। यहां से गंगा नदी जब निकलती है तो आगे बढ़ती है उत्तराखंड, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में जाती है बिहार और बिहार से पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से ये दो धाराओं में बढ़ जाती है और उसके बाद में कहां पर जाती है? तो आप याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी के अंदर। बंगाल की खाड़ी के अंदर जाती है एक जिसका नाम है हुगली, वो भी आगे जाकर कहां पर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। इन सभी का डिस्कशन हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, कोई भी पॉइंट हम आपका नहीं छूटने देंगे, लेकिन आप गंगा नदी तंत्र को पूरा देखिएगा। देखें, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और उत्तराखंड में कौन से ग्लेशियर से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उसके बाद में आगे बढ़ती है। तो उन सभी का डिस्कशन ये हम मिटा रहे हैं, साफ कर रहे हैं बोर्ड को। यहां पर हम अब मैप से समझे कि गंगा नदी को किस किस नाम से जाना जाता है और कौन कौन सी इसके अंदर नदी आकर मिलती है, वो देखें। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक बात बता दें, कि भारत का जितना भी क्षेत्रफल है, भारत का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 1/3 क्षेत्रफल गंगा नदी बेसिन के पास में है। गंगा नदी का जो क्षेत्रफल है उसका 1/3 है भारत के क्षेत्रफल का। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263, याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसका 1/3 जो क्षेत्रफल है वो गंगा नदी का क्षेत्रफल है। याद रखिएगा, गंगा तथा उसकी सहायक नदियां ना, उसका क्षेत्रफल है 1/3। दूसरा पॉइंट हम आपसे बता दें कि विश्व के अंदर जितनी भी जनसंख्या है, विश्व के अंदर जितनी भी जनसंख्या है उसका 8% जनसंख्या निवास करती गंगा नदी क्षेत्र के पास में। विश्व के अंदर जितनी भी जनसंख्या है उसका 8% जनसंख्या निवास करती गंगा नदी बेसिन के पास में, गंगा नदी क्षेत्र के अंदर, ये याद रखना है। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जहां से गंगा नदी निकलती है और जहां पर गंगा नदी गिरती है प्राचीन काल से अब तक के इतिहास का वर्णन करती है। याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गंगा नदी के बारे में कहा था कि गंगा नदी उद्गम स्रोत से लेकर, गंगा नदी जहां से निकलती है और जहां पर गंगा नदी का जल गिरता है, निकलती है और जहां पर गंगा नदी का जल गिरता है प्राचीन काल से लेकर और अब तक की कहानी बयां करती है। प्राचीन काल मतलब जहां से गंगा नदी निकली थी और जहां पर गिरती है अब तक। तो गंगा नदी प्राचीन काल से लेकर अब तक की कहानी बयां करती है। ये किसका कथन है? पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। अब देखें, हम मान लेते हैं कि अपने पास में यहां पर एक ग्लेशियर पड़ता है और इस ग्लेशियर का नाम क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, इस गंगोत्री ग्लेशियर से एक जलधारा निकलती है
और इस जलधारा का नाम होता है जाह्नवी। क्या नाम होता है? जाह्नवी। गंगा नदी जिसका शुरुआती नाम होता है जाह्नवी, ये आपने पॉइंट नोट करना है, पॉइंट याद रखना है। यहां पर गंगोत्री ग्लेशियर से निकली थी, आगे बढ़ी थी, तो इसका शुरुआती नाम क्या था? जाह्नवी। लेकिन जैसे ये नदी आगे बढ़ती है तो उत्तराखंड के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है गोमुख, और गोमुख के बाद में इस जलधारा का जो नाम पड़ता है वो क्या पड़ता है? भागीरथी पड़ता है। क्या नाम पड़ता है? भागीरथी पड़ता है। याद रखिएगा, 2 पॉइंट अब तक क्लियर हुए हैं। यहां पर हमारे पास में एक स्थान पड़ता है गोमुख, गोमुख के बाद में जब आगे बढ़ती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? भागीरथी इसका नाम पड़ जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकली, इसका शुरुआती नाम जाह्नवी था। एक स्थान आया उत्तराखंड के अंदर गोमुख, गोमुख के बाद में इस नदी का नाम क्या पड़ गया? भागीरथी। भागीरथी नदी आगे बढ़ती है, और आगे जब बढ़ती है तो इस भागीरथी नदी के अंदर एक उत्तराखंड के अंदर छोटी नदी आकर मिलती है जिसका नाम है बिलांगना। एक छोटी नदी आकर मिलती है जिसका नाम क्या है? बिलांगना नदी आकर मिलती है, छोटी नदी। और बिलांगना नदी और भागीरथी नदी का जो संगम है ना, उस संगम को किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा, गोविंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ये आपने याद रखना है। देखिए प्रिय स्टूडेंट, ये आपने याद रखना है, ये याद रखिएगा, भागीरथी और बिलांगना नदी का जो संगम है वो गोविंद प्रयाग उत्तराखंड के अंदर है। लेकिन भागीरथी और बिलांगना नदी का जो संगम है गोविंद प्रयाग के अंदर, इनके संगम पर भारत का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है। याद रखिएगा, भागीरथी और बिलांगना का संगम गोविंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है, और इसी गोविंद प्रयाग के अंदर भारत का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है। कहने का मतलब, जहां पर बिलांगना नदी भागीरथी नदी के अंदर मिलती है वहीं पर भारत का सबसे ऊंचा बांध है, और उस बांध का नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा, टिहरी बांध। टिहरी बांध है। ये टिहरी बांध कौन सी नदी के ऊपर है? भागीरथी नदी के ऊपर है। और कौन से स्टेट के अंदर है? उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। याद रखिएगा, टिहरी बांध, भागीरथी नदी, उत्तराखंड। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर, ये टिहरी बांध की ऊंचाई है। टिहरी बांध उत्तराखंड में पड़ता है, तो उत्तराखंड में इस बांध को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड में इस बांध को स्वामी राम तीर्थ सागर बांध के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, उत्तराखंड में इस बांध को स्वामी राम तीर्थ सागर बांध के नाम से जाना जाता है। टिहरी बांध ये पड़ता है भागीरथी नदी के ऊपर उत्तराखंड में। टिहरी बांध बनाने का कार्य कब शुरू हुआ था? तो टिहरी बांध बनाने का कार्य शुरू हुआ था 1978 में। टिहरी बांध बनाने का कार्य शुरू हुआ था, और टिहरी बांध पूर्ण कब हुआ? तो आप याद रखिएगा, 2006 के अंदर टिहरी बांध पूरा हुआ था। लेकिन टिहरी बांध जिस जगह के ऊपर बना है उस जगह की जांच पहली बार कब की गई थी? टिहरी बांध जिस जगह के ऊपर बना है उस जगह की जांच पहली बार, प्रथम जांच कब की गई थी? 1961 में। और वो प्रथम जांच पूरी कब हो गई थी? 1972 में। और याद रखिएगा, टिहरी बांध का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? 1978 में। और टिहरी बांध पूरा कब बना था? 2006 के अंदर पूरा हो गया था। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भागीरथी नदी के ऊपर उत्तराखंड में पड़ता है, और उत्तराखंड में इस बांध को किस नाम से जानता है? तो आप याद रखिएगा, स्वामी रामतीर्थ सागर बांध के नाम से उत्तराखंड में जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छे, लगातार बने रहिए। वेरी गुड। फिर ये स्टूडेंट, ये समझने की आप कोशिश कीजिए। टिहरी बांध समझ में आ गया, अब इसको हम साफ कर देते हैं। लेकिन देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, तो प्यारे स्टूडेंट आप समझने की कोशिश कीजिए। कोशिश आपको क्या करनी है? कोशिश ये करनी है कि यदि टिहरी बांध गलती से टूट जाए, यदि टिहरी बांध गलती से टूट जाए तो हमारे कौन से जो बड़े शहर हैं जिनको हानि हो सकती है? तो टिहरी बांध यदि गलती से टूट गए तो सबसे पहले ऋषिकेश पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाएगा, उसके बाद में हरिद्वार, उसके बाद में बिजनौर, बिजनौर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है बिजनौर, उसके बाद में नरोरा, उसके बाद में मेरठ, उसके बाद में बुलंदशहर, मेरठ और बुलंदशहर तक वो पानी आएगा, और जिससे ये शहर ध्वस्त होने की शंका है, या ये शहर डूबने की पूरी शंका है यदि टिहरी बांध टूट जाता है तो अब टिहरी बांध का सभी स्टूडेंटों को समझ में आया होगा। अब समझ में आया है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक बांध पड़ता था जिसका नाम है टिहरी बांध, इसका हमने जिक्र कर लिया है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अब यहां से
जलधारा जब आगे बढ़ती है, देखिए ये भागीरथी नदी आगे बढ़ रही है, इसमें आकर बिलांगना नदी मिली गोविंद प्रयाग में। उसके बाद में भागीरथी नदी आगे बढ़ती है तो एक स्थान आता है जिसका नाम है देव प्रयाग। और ये देव प्रयाग भी कहां पर पड़ता है तो आप याद रखिएगा, देव प्रयाग भी पड़ता है उत्तराखंड के अंदर। दिख रहा है ना, देव प्रयाग है। ये थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो कोई बात नहीं है, ये लाइट हमने आपके सचेत के लिए या आपके भले के लिए लगाई हुई है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बोर्ड के ऊपर साफ दिखे। नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए, जिंदगी का नाम ही दिक्कत है, जिंदगी का नाम ही दिक्कत है, और दिक्कतों से ही आपको खेलना पड़ेगा। यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी आपको, और वो दिक्कतों को पार करता हुआ चलना पड़ेगा। लेकिन आप जिस दिन नौकरी लग जाएंगे ना तो दिक्कत हुई आपकी छोटी पड़ जाएगी। याद रखिएगा, आप खतरों के खिलाड़ी हैं, खतरों के खिलाड़ी, आप कुछ भी कर सकते हैं, ध्यान रखें। भागीरथी नदी आगे बढ़ती है और उत्तराखंड के अंदर एक स्थान आता है देव प्रयाग, वहां तक भागीरथी नदी पहुंच जाती है। अब भागीरथी नदी को रोक दीजिए, भागीरथी नदी को रोक दीजिए, कहां पर? देव प्रयाग में। क्यों रोकी हमने? क्योंकि हम यहां से एक नदी लेकर आएंगे जिसका नाम है अलकनंदा, उसको लेकर आएंगे, उसके बाद में भागीरथी नदी को आगे बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक गंगोत्री ग्लेशियर जिससे जाह्नवी या गंगा जलधारा निकली थी, उसी के साइड में उत्तराखंड के अंदर, उसी के साइड में उत्तराखंड में एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर। और इसी के साइड में पड़ता है एक ग्लेशियर जिसका नाम है मिलाम ग्लेशियर या माना ग्लेशियर। देखिए, दो ग्लेशियर पड़ते हैं, सतोपंथ ग्लेशियर और मिलाम ग्लेशियर, माना, जिसे माना ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। इस सतोपंथ ग्लेशियर से एक जलधारा निकलती है और उस जलधारा का नाम है विष्णु गंगा। क्या नाम है? विष्णु गंगा उसका नाम है। इस मिलाम ग्लेशियर से एक जलधारा निकलती है, इसका नाम क्या है? धौली गंगा इसका नाम है। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए। सतोपंथ ग्लेशियर और मिलाम ग्लेशियर। देखिए, भागीरथी नदी हमने देवप्रयाग में रोक दी, क्यों? क्योंकि हम अलकनंदा इसके अंदर मिलाएंगे, इसलिए रोक दी। अब अलकनंदा कहां पर बनी, कैसे बनी, कौन सी नदियों के संगम से बनी, वो देखें। सतोपंथ ग्लेशियर पड़ता है, सतोपंथ ग्लेशियर से एक जलधारा निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। एक मिलाम या माना ग्लेशियर पड़ता है, वहां से एक जलधारा निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा। अब धौली गंगा और विष्णु गंगा आगे चलकर उत्तराखंड के अंदर एक हो जाती है, और उत्तराखंड के अंदर धौली गंगा और विष्णु गंगा जिस स्थान के ऊपर मिलती है, उस स्थान को किस नाम से जानते हैं? विष्णु प्रयाग के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? विष्णु प्रयाग के नाम से। अब विष्णु प्रयाग के बाद में जो संयुक्त जलधारा आगे बढ़ती है, विष्णु प्रयाग के बाद में जो संयुक्त जलधारा आगे बढ़ती है, इस संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? अलकनंदा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? अलकनंदा कौन कौन सी नदियों के संगम से बनी है, तो ये समझ में आना चाहिए आपको। धौली गंगा और विष्णु गंगा का जो संगम है वो अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, ये अलकनंदा नदी बढ़ रही है, इसके अंदर उत्तराखंड के अंदर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है नंदकानी नदी। नंदकानी नदी, ये नंदकानी नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है? तो आप याद रखिएगा, त्रिशूल ग्लेशियर से निकलती है। और नंदकानी नदी अलकनंदा में जिस स्थान के ऊपर मिलती है, उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा और नंदकानी नदी का संगम किस नाम से? नंद प्रयाग के नाम से। उसके बाद में अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, और जब अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो यहां से उत्तराखंड में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी। उत्तराखंड में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम क्या है? पिंडार नदी। और ये पिंडार नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी नदी? पिंडार नदी। और कौन से ग्लेशियर से? पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। और पिंडार नदी जिस स्थान के ऊपर मिलती है, उस स्थान को किस नाम से जानते हैं? कर्ण प्रयाग के नाम से। किस नाम से? कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। उसके बाद में अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, और जब आगे बढ़ती है तो यहां से एक नदी आकर मिलती है अलकनंदा में। अलकनंदा में उस नदी का नाम क्या है? मंदाकिनी नदी। याद रखिएगा, ये मंदाकिनी नदी आकर मिल रही है किस, कौन सी नदी के अंदर? अलकनंदा नदी के अंदर। भाई ये अलकनंदा आ रही है ऊपर से, यहां से ये मंदाकिनी नदी आकर मिली।
अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जो संगम है वो किस नाम से जाना जाता है? रुद्रप्रयाग के नाम से। किस नाम से? रुद्रप्रयाग के नाम से। और उसके बाद में अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है। उसके बाद में अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और देवप्रयाग में मिलती है। किसमें? भागीरथी नदी के अंदर। आप देख रहे हैं ये अलकनंदा नदी आ रही है ऊपर से अलकनंदा नदी आ रही है, इस तरफ से भागीरथी नदी आ रही है, और अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम किस नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ये सभी पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। देखिएगा ये नदी है ऊपर से आई कौन सी? अलकनंदा, और ये नदी है यहां से आई भागीरथी नदी, और भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है वो किस नाम से जाना गया? देवप्रयाग के नाम से जाना गया है। सभी पॉइंट क्लियर है ना? अच्छे तरीके से समझ में आया है तो समझ में आना चाहिए। देखिए इस देवप्रयाग को थोड़ा सा और आगे बना लेते हैं। लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। देवप्रयाग, और यहां से ये नदी आकर मिलती है। देखिए सभी को समझ में आ गया? क्लियर है? क्लियर होने चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ये इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं पूरे का, और आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। एक एक पॉइंट समझाया अच्छे तरीके से। यदि आपको पॉइंट समझ में नहीं आए तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। बैक करके देखेंगे तो आपको अवश्य ही समझ में आएगा, कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। एक बार हम फिर से देखते हैं, फिर से आपको समझाते हैं। देखें गंगोत्री ग्लेशियर से एक शुरुआती जलधारा निकलती है, उसका नाम होता है जाह्नवी। जाह्नवी का नाम गोमुख के बाद में पड़ता है भागीरथी। भागीरथी नदी आगे बढ़ती है, टिहरी बांध पड़ता है। टिहरी बांध का हमने अच्छे तरीके से विवरण कराया है, ये आपने देख लीजिए वीडियो को बैक करके। उसके बाद में ये आगे बढ़ती है, उत्तराखंड के अंदर स्थान आता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में हमने इस नदी को रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि ऊपर से हम अलकनंदा नदी लेकर आएंगे। एक सतोपंथ ग्लेशियर पड़ता है। सतोपंथ ग्लेशियर से एक जलधारा निकलती है विष्णु गंगा। मिलाम ग्लेशियर से धौली गंगा, और धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम विष्णु प्रयाग, और विष्णु प्रयाग के बाद में जो संयुक्त जलधारा आगे बढ़ती है अलकनंदा। अलकनंदा प्लस नंदकानी नदी इज इक्वल टू नंद प्रयाग। अलकनंदा प्लस पिंडार नदी इज इक्वल टू कर्ण प्रयाग। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी नदी इज इक्वल टू रुद्र प्रयाग, और अलकनंदा प्लस भागीरथी नदी, अलकनंदा प्लस भागीरथी नदी इज इक्वल टू देव प्रयाग। और इस देव प्रयाग के बाद में जो नदी आगे बढ़ती है, इस देव प्रयाग के बाद में जो जलधारा आगे बढ़ती है, उस जलधारा का नाम क्या होता है? गंगा। याद रखिएगा देव प्रयाग के बाद में अलकनंदा और भागीरथी नदी की जो संयुक्त जलधारा है उसका नाम क्या है? गंगा। गंगा के नाम से जाना जाता है। आज का जो हमारा लास्ट पॉइंट है, वो लास्ट पॉइंट कौन सा है वो देखें। लास्ट पॉइंट है कि गंगा नदी के ऊपर कौन कौन से शहर पड़ते हैं। गंगा नदी के ऊपर जो भारत के प्रसिद्ध शहर हैं वो कौन कौन से शहर पड़ते हैं? तो गंगा नदी के ऊपर जो शहर पड़ते हैं, हम मान लेते हैं कि अपने पास में ये एक नदी बह रही है जिसका नाम क्या है? गंगा नदी। इस गंगा नदी के ऊपर जो शहर पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है ऋषिकेश। ये आप याद रखिएगा, ये हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप नोट कर लीजिए ऋषिकेश। उसके बाद में हरिद्वार। उसके बाद में बिजनौर उत्तर प्रदेश, बिजनौर। उसके बाद में नरोरा। उसके बाद में नरोरा के बाद में फर्रुखाबाद। उसके बाद में कन्नौज। उसके बाद में कानपुर। उसके बाद में इलाहाबाद। उसके बाद में वाराणसी। उसके बाद में मिर्जापुर। ये जगह छोटी पड़ गई है भाई, जगह छोटी पड़ गई, कोई बात नहीं, आप नोट करते हुए चलिएगा। मिर्जापुर के बाद में जो आगे जो स्थान आता है वो किसका नाम आता है? गाजीपुर। ये भी कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद में बिहार में प्रवेश कर जाती है, और बिहार में छपरा बिहार के अंदर पड़ता है। भागलपुर बिहार के अंदर, पटना बिहार के अंदर, साहिबगंज बिहार के अंदर पड़ता है, और उसके बाद में नाम आता है कलकत्ता। ये गंगा नदी के प्रमुख शहर थे। आप पॉइंटों को छोड़े नहीं, आपने पूरे लिखने हैं। देखिए ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, नरोरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर। उसके बाद में बिहार का छपरा, बिहार का पटना, बिहार का भागलपुर, बिहार का हाजीपुर, साहिबगंज और कलकत्ता। ये शहर पड़ते हैं गंगा नदी के ऊपर।
तो ये गंगा नदी का कुछ पॉइंट था और ये गंगा नदी के कुछ पॉइंटों का डिस्कशन हमने आपके सामने किया है। गंगा की जो अन्य सहायक नदियां हैं, गंगा की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं और उनकी जो सहायक नदियां हैं, उनका जिक्र हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।